मायके की नहीं, ससुराल की परवरिश है ये। अरे, जैसे अपने मायके से सीख कर आई होती है, वैसे ही तो ससुराल में करेंगी। कहते हुए मिसेस शर्मा ने मिसेस गुप्ता को देखा। सुरभि, जरा समोसे और तल कर ले आना। अपनी टोढ़ी को अकड़ वाले अंदाज में ऊपर करते हुए किचन की तरफ देखकर बोली मिसेस शर्मा ने। आज अपने कुछ दोस्तों को चाय पर बुलाया था। अब सारी सासें साथ बैठी हो, बहुओं की बातें के लिए मरोड़ ना उठे पेट में। ऐसा कैसे? मालती, जरा जल्दी हाथ चलाओ, वहाँ समोसे और चिप्स दोनों खत्म हो रहे हैं। कहते हुए सुरभि ने एक प्लेट मालती कामवाली की तरफ बढ़ा दी। सही कह रही हो, आजकल की बहुओं का यही हाल है। किसी का लिहाज नहीं, बड़े छोटे का पता नहीं, अपनी मर्जी चलानी जानती है। मिसेस गुप्ता ने ताल से ताल मिलाते हुए कहा। यह लीजिए समोसे। मम्मी जी, आंटी आप भी लीजिए, गरम है। मैं साथ ही सबका तलवा लाई। इतना गरम लगता है रसोई में आजकल। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। मम्मी जी, मैं तो तक कमरे में कपड़े संभाल लूं। कहते हुए सुरभि कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि देखा, क्या चालाकी से एसी में बैठने का बहाना ढूंढ लिया। हमारी हिम्मत थी कि अपनी सास को ऐसा बोल देते। कहते हुए मिसेस शर्मा की दोस्त ने सुरभि की पीठ होते ही खुसुर पुसुर शुरू की। सुरभि इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी ही थी कि तभी तो कहती हूँ, परवरिश मायके में जैसी हो वैसी तो दिखाएंगी। मिसेस शर्मा ने एक लंबी आहें भरते हुए टेढ़ी मुस्कान दी ही थी कि सुरभि को जैसे उसकी मुस्कान चुभ गई। मिसेस शर्मा अपनी बात कहकर जैसे अश्वत्थ थी कि सुरभि उनकी दोस्तों के सामने उनकी बात को अनसुना करके चली जाएगी। अक्सर सुरभि यही करती थी। जो भी बुरे लगे उसे मिसेस शर्मा से अकेले में बोलती थी। लेकिन शायद आज सुरभि का मूड कुछ उल्टा पुल्टा सा था सुबह से, क्योंकि सुबह भी कामवाली के सामने मायके का ताना दिया था, तब भी इग्नोर ही किया था। पर शायद अब बात उसकी परवरिश पर आ गई थी, वो भी सबके सामने। मम्मी जी, आपको पिछले 8 सालों में मेरी कौन सी कमी लगी जो आप इतने लोगों के आगे मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही हो? हर वक्त मायका कहाँ से आ जाता है? आपने ही तो शादी के दूसरे दिन सलाह दी थी कि बहू, अम्माई का भूल जाओ। ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से ही रहना पड़ता है। ससुराल मतलब दूसरा जन्म। अपने मायके में तो तुम अमानत थी हमारी, असली घर तो यही है तुम्हारा। तुम इसे जितनी जल्दी मान लोगी उतना ही सही रहेगा। मैंने तो कभी भी अपने मायके की कोई बात नहीं रखी उस दिन से। नहीं, सॉरी सॉरी, मायके की बात रखी ना, कि आपने जो कहा वही किया, सेवा की, घर संभाला, आपको कभी किसी काम के लिए उठने नहीं दिया, क्योंकि ये सब मेरी माँ ने सिखाया था। लेकिन ससुराल की परवरिश भी तो कोई चीज़ होती है ना माँ जी। आपके सामने एक पैर पर इसलिए खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ससुराल की परवरिश में ये सीखा नहीं। अब देखिए ना, दादी सास इतने बुढ़ापे में भी अकेली रहती हैं। अगर 4 दिन को भी यहाँ आ जाए तो आप उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती। जब आपने मुझे एक पैर पे खड़े होने वाली परवरिश दी ही नहीं तो मैं कैसे करूं? अभी मैं जो अच्छाई में जी रही हूँ ना, वो मायके का है, वरना ससुराल के हिसाब से चलूँ तो आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। वैसे ही जैसे दादी माँ यहाँ नहीं रहती है। कम से कम आप तो परवरिश की बात ना ही करें। हाँ जी आंटी जी,
कहते हुए मिसेस गुप्ता की तरफ मुड़ी। आप सभी महीने में किटी पार्टी, चाय पार्टी इसीलिए ही कर पा रही हो क्योंकि सारी जिम्मेदारी बहुओं ने ले रखी है, वरना आपकी सासों ने कभी आपके बच्चों की जिम्मेदारी के अलावा बुढ़ापे में कोई पार्टी की? आप कह रही थी कि आपकी बहू चिल्ला झल्लाहट से बात करती है। उसे तो 2 साल हुए हैं आए हुए। मैं तो आपको पिछले 5 सालों से जानती हूँ। उसके आने से पहले कौन सा आपके घर में सुकून के फूल बरसते थे? आपके घर से ऊंची आवाज में शोरगुल सुनाई देना रोज की बात थी। ये तो यहाँ पर सभी जानते हैं। अब अगर आपकी बहू भी आपकी तरह हो गई है तो कुछ जिम्मेदारी आपकी ससुराल वाली परवरिश को भी दीजिए। शादी के बाद एक बेटी का रहन सहन, इच्छा, हंसना बोलना, आदतें सब भूलने की सलाह देकर एक बहू के रूप में उसका पुनर्जन्म करवा कर हमें अपना माँ बाप की तरह मानो, यह कहकर तो बच्चे तो माँ बाप की तरह ही होते हैं। फिर हम जिस घर के हो जाते हैं वहाँ का सब सीख लेते हैं। आखिर इंसानी फितरत है, जिन लोगों के बीच रहता है इंसान वैसा ही हो जाता है। पूरा जीवन आपके घर में रहकर आपका रहन सहन के अनुसार अपने को सालों साल ढलने के बाद हमारे स्वभाव के लिए हमारा मायका आजन्म जिम्मेदार क्यों? कुछ श्रेय अपनी परवरिश को भी दीजिए, ससुराल वाली परवरिश को। कहते हुए जैसे सुरभि के मानसिकता को चोट पहुंचाई थी, जहां हर चीज के लिए मायका बीच में आ जाता है। सुरभि वहां से परेशान सी कुछ उधेड़-बुन में उलझी हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मालती, मैं कमरे में जा रही हूँ, बाकी का काम तुम देख लेना। मालती को आवाज लगाते हुए निकल गई। देखा कैसे पटर पटर जुबान चलती है इनकी। आजकल खुसर फुसुर अब भी बरकरार थी। दोस्तों, क्या आप भी इस संकीर्ण मानसिकता से जूझते हैं, जहां उम्र भर ससुराल के दहलीज के अंदर अपनी जिंदगी को ससुराल के अनुसार ढलने के बाद नाजों से पली बेटी के सफर से निकलकर सबके नखरे उठाने वाली बहू के किरदार में ढलने के बाद सालों साल रहने के बाद भी उसकी किसी भी भूल चूक या व्यवहार का जिम्मेदार मायका हो जाता है। माँ, मेरा कन्यादान मत करना। मम्मी, एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं करोगी ना? डरते डरते कुहू ने कहा। कुहू का ब्याह तय हो गया था, गोद भराई, सगाई सब हो गया था। ब्याह का मुहूर्त 2 महीने बाद का निकला। सीमा और रमेश जी की इकलौती लाडली सुकुमार सी, नाजुक सी कुहू सबकी आंखों का तारा थी। बड़ी नाजों से पली कुहू के ब्याह में वो दोनों कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। घरवर बहुत छाट कर पसंद किया था रमेश और सीमा ने। वर शिवम एकदम कुहू की टक्कर का चुना था। उनकी गिनती शहर के नामी गिरामी लोगों में होती थी। गोद भराई, सगाई में जो कपड़े और जेवर लड़के वालों के यहाँ से आए थे, उन्हें देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सब कुहू के भाग्य की तारीफ कर रहे थे, पर जाने क्यों जब से ब्याह तय हुआ था कुहू की चंचलता कहीं खो सी गई थी। सीमा को लगता कुहू खोई खोई सी रहती। अक्सर वह किसी सोच में डूबी नजर आती। सीमा ने सोचा शायद मायका और माँ बाप को छोड़कर जाने की वजह से हो। आज कुहू का प्रश्न सुनकर सीमा को बहुत तसल्ली हुई कि चलो कुहू के चुपचाप रहने का कारण तो पता चलेगा। सीमा ने बड़े प्यार से कुहू को कहा, मैं गुस्सा क्यों करूँगी अपनी बच्ची से, और फिर अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम अब इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान जो हो। कुहू ने सीमा के दोनों हाथ कसकर पकड़कर कहा।
मम्मा, प्रॉमिस करो मेरा कन्यादान नहीं करोगी। सीमा हक्की बक्की रह गई। कुहू, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कुहू को समझाया कि वो उन दोनों की इकलौती औलाद है। वो कन्यादान का पूर्ण जरूर लेना चाहते हैं। हिंदू परिवार में सब लड़कियों का कन्यादान किया जाता है। पर ये क्यों कह रही हो तुम? बेटा, खुलकर बताओ। सीमा ने कुहू को अपनी गोद में लिटा कर पूछा। कुहू ने कहा, मम्मा, दादी हर वक्त कहती रहती है लड़की का एक बार कन्यादान हो जाए तो वह पराई हो जाती है। वह मायके के में मेहमान हो जाती है। मायके वालों का उसके ऊपर कोई हक नहीं रहता। मायके से उसकी डोली उठती है, फिर ससुराल से अर्थी पर ही निकलती है। जैसे दान में एक बार जो दे दिया, उस पर दान देने वाले का कोई हक नहीं होता। कुहू ने बताया, उसने अपने नानी को भी ऐसे ही देखा था। जब कभी वह नानी के पास सोती थी, नानी अपने माँ बाप की, अपने बचपन की, अपने घर की बहुत सारी बातें करती थी। उन्हें बहुत याद करती थी। उन्होंने बताया था कि कैसे अपने पापा की बीमारी तक में भी वो घर की जिम्मेदारी की वजह से नहीं जा पाई। तब गई जब वो इस दुनिया से चले गए थे। जिंदगी भर वो मायके जाने को तरसती गई थी। वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। शायद उनके घर वालों ने एक बार कन्यादान करके दोबारा उनकी सुध नहीं ली। और मम्मा, आप भी तो नानी जैसी नाव पर ही सवार हो। जब से मैंने होश संभाला है, दादी के कलेश करने की वजह से पापा ने भी आपको मायके नहीं जाने दिया। हर त्योहार में, चाहे रक्षाबंधन हो या भाई दूज, दादी हमेशा बुआ को बुला लेती और आपके ये त्योहार सुने चले जाते। आपकी भावनाओं की कभी किसी ने परवाह की? आपको भी मैंने कई बार त्योहारों पर उदास होते देखा है। पापा ने हमेशा मुझे ददियाल, दादी, बुआ, चाचा, ताऊ के रिश्ते का पाठ पढ़ाया। नाना, नानी, मामा, मौसी के रिश्तों को उन्होंने भी कभी तवज्जो नहीं दी। आपके साथ साथ मुझे भी कभी नानी के घर नहीं जाने दिया। मुझे डर लगता है कहीं ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी ना निकले। नानी और आपकी तरह मैं भी मायकों को तरसती रह जाऊं। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप दोनों मेरा कन्यादान कर दो और मैं आपके दुख दर्द में कभी खड़ी भी ना हो पाऊं। सीमा सोच में पड़ गई। उसने रमेश को बताया। मौके से उसी दिन शिवम के पापा, जो किसी काम से आए हुए थे, शाम को कुहू के घर आए। बातों बातों में रमेश और सीमा ने डरते डरते कुहू के मन की बात उन्हें बताई। वो ठहाके मारकर हंसे, बोले, अरे भाई, इतनी जरा सी बात के लिए आप दोनों इतना परेशान क्यों हुए? हमारी बेटी नहीं चाहती तो कन्यादान नहीं होगा, हम वरदान कर देंगे। शादी के बाद शिवम दामाद होने के साथ साथ आपका बेटा भी होगा, जो आपके हर सुख दुख में हमारे साथ साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़ा होगा। उन्होंने कुहू के सर पर हाथ रखकर उसे बहुत प्यार किया और आशीर्वाद दिया। कहा, अब से सब कुछ वही होगा जो हमारी बेटी चाहेगी। ऐसे अच्छे प्यार करने वाले लोग पाकर कुहू का मुरझाया चेहरा फिर से खिल उठा। उसके दिल से एक भारी बोझ जो उतर गया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।